हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा है आपके चेहरों पे मुस्कान होगी। और हम लोग एथिक्स फोर्थ पेपर की तैयारी कर रहे हैं। ये उसके संबंध में आने वाला तीसरा लेक्चर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीसरा लेक्चर। पहले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ इंट्रो दिया गया था और बताया गया था कि एक्चुअल में हमारे पढ़ने का तरीका क्या रहेगा। और मैं दोबारा आपको बता दूं, जिससे कोई भी बंदा अगर पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है तो वो समझ जाए कि एक्चुअल में एथिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे इसे पढ़ना है। भैया, एथिक्स में अगर आपको नंबर लाना है तो आपको मूल रूप से ये बात याद रखना पड़ेगा कि आप इसे करेंट से रिलेट करें, आप एग्जाम्पल्स से रिलेट करें। हर बात को कहने के बाद आप किसी बंदे का प्रेफरेंस दें और बताएं कि एक्चुअल में ये इस परिस्थिति में इस प्रकार से किया जाना है। आज भी ये इतिहास रहा है कि केस स्टडी के रूप में पूरे एमपी के बंदे फेल हैं और लोग लगभग लगभग पेपर को बिगाड़ देते हैं। मैं खुद जो हूँ वो केस स्टडियों को बिगाड़ बिगाड़ के समझ पा रहा हूँ कि ऐसा किया जाता है। अब नंबर आना शुरू हुए हैं। तो एथिक्स को जो है वो बहुत ही बेदर्दी के तरीके के साथ पढ़ाया गया है। तो सोचना, समझना, देखना, पढ़ना, सुनना, हमारा टारगेट 170 है। हो सकता है किसी भी गवार को सुनने के बाद ये लगे कि इसने क्या बोल दिया, लेकिन सिर्फ कारण ये है कि भैया 150 लाने के लिए आपको एक लंबा सा, एक बड़ा सा टारगेट मानना पड़ेगा। और 200 इसलिए नहीं बोला है क्योंकि मैं भी टीचर हूँ और स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि वो फालतू की बात हो जाएगी। तो आप 170 नंबर के लिए, 150 नंबर के लिए अगर एथिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। छोटी छोटी बातें मैंने पहले भी बता दी हैं, इस बार फिर बता देता हूं कि थिंकर्स से बचना है। एक्चुअल में नंबर एथिक्स लिखने पे दिया जाता है, सेकंड यूनिट लिखने पे दिया जाता है, थर्ड यूनिट लिखने पे दिया जाता है। थिंकर्स से थोड़ा बच के चलना, ये नहीं छोड़ देना। थिंकर्स पूरे याद करना मैं भी करता हूँ, सब करते हैं, लेकिन थिंकर्स लिखने पे नंबर नहीं मिलते हैं। नंबर आपको सत्यनिष्ठा ही दिलवाएगी। दूसरी बात, आपके में एग्जाम्पल कम है, करंट कम है, तो आपकी बातें बकवास लगने लगेंगी, वो आपको नंबर नहीं देगा। तीसरी बात, एथिक्स में एक और आपका मुख्य बात ये निकल के आती है, केस स्टडी। केस स्टडी के लिए पर्टिकुलर अलग बेहतरीन से कुछ लेक्चर हम लेके लाएंगे, लेकिन जब भी हम पढ़ाते हैं तो कोशिश करते हैं केस स्टडी रहे। इसलिए पुरानी वीडियो को भी देख लिया करो, उनमें बार बार करेंट से रिलेटेड बातें होती हैं, हिस्ट्री की बातें होती है, तो बताते हैं कि इसमें ऐसी ऐसी परिस्थिति, ऐसा ऐसा किया जा सकता है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस केस स्टडी होती है। ऊपर का सिलेबस अगर आपको समझ में आ चुका है तो केस स्टडी बनने लगेगी। तो देखेंगे आगे आगे जो भी निकल के आता है। 5 नंबर हमने, मतलब मैंने अधिकतर जो मेंस दिए हैं पुराने वाले, उनमें कहानी चलती थी कुछ अलग नंबरों की, लेकिन इस बार चेंज है। 200 नंबर का आपका पेपर है जिसमें आपके अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। 2 नंबर के क्वेश्चंस, फिर 5 नंबर के क्वेश्चंस, और फिर आपकी जो है केस स्टडी का एक अलग सा कॉन्सेप्ट। तो आते हैं और शुरू करते हैं। पुराने वीडियो देखना, अगर मैं कुछ ऊपर नीचे अगर हुआ हूं तो आप उससे देख लेना और समझ लेना। पहला एक मनोवृत्ति का लेक्चर बन चुका है जिसमें मनोवृत्ति को समझा था, मनोवृत्ति निर्माण को समझा था, उसकी विशेषताओं को समझा था। सबसे लास्ट और सबसे मुख्य विशेषता, अगर आपने 3 मिनट तक इस वीडियो को देख लिया है तो आपको पता है कि हमारी क्या विशेषता है, कि हम याद भी यहीं पे करेंगे। किसी भी कोने में आप बैठ जाइए, कान में एयरफोन को लगा दीजिए। एक आप बुक रेफरेंस के लिए पहले भी रख चुके हैं, निर्माण है तो अच्छी बात, अगर और कोई भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं पे याद करने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है अगले क्वेश्चंस के साथ में, अगले टॉपिक के साथ में। और हमारा ये चैप्टर शुरू होता है यहाँ से कि भैया मनोवृत्ति निर्माण तो आपकी हो चुकी थी, अब मनोवृत्ति या अभिवृत्ति या एटीट्यूड परिवर्तन कैसे करें। अब मान लो किसी की मनोवृत्ति ऐसी हो चुकी है कि उसे हर बात में नकारात्मकता देखी जाती है। नहीं भैया गाड़ी पे नहीं बैठेंगे, क्यों, अरे एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं भैया शादी नहीं करेंगे, क्यों, कि वो वाइफ के साथ लड़ाई बहुत होती है। नहीं भैया जो है वो हम उत्तराखंड नहीं जाएंगे, क्यों, बाढ़ आ जाती है। तो उसकी बंदे की मनोवृत्ति जो है वो एक्चुअल में नकारात्मक हो चुकी है। मनोवृत्ति आपने पढ़ ही ली थी कि होती क्या है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक विषय के प्रति मनोवृत्ति एक मानसिक तत्परता की स्थिति है जो किसी मनोवैज्ञानिक विषय, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, विचार के संबंध में हम नकारात्मक या सकारात्मक भाव विकसित कर लेते हैं या भाव का निर्माण हो जाता है। ठीक, ये नकारात्मक या सकारात्मक भी होता ही है, आपको पता ही है। ये विचारों का एक पुंज है जिसमें मूल्यांकन पर एक विशेषता पाई जाती है। अच्छी बात यह है कि आपको पुराना लेक्चर याद है। जब मैं बिना देखे इतना बोल पा रहा हूं तो आपको पता है विशेषता वगैरह हमने बताई थी, कर्षण शक्ति पाई जाती है, बैलेंस पाया जाता है, केंद्रियता पाई जाती है, बहुविविधता पाई जाती है, आपको सब पता है। आप टेंशन ना ले, बस बीच में समय ज्यादा हो गया, एक बार और सुनेंगे देखेंगे तो याद आ जाएगा। और हमारे बंदे तो ऑब्वियसली बात नोट्स भी बनाते हैं। पहली बार वाला कोई अगर जुड़ा है तो वो घबराए ना, आपको नोट्स बनाना पड़ता है, टेलीग्राम पे सेंड भी करना पड़ता है। बस सुनते चलें मजे के साथ में, आपको याद होगा यहीं पे। ठीक, तो कहानी मनोवृत्ति की हो चुकी थी पहले। उस लेक्चर के बनने के बाद पूरी की पीडीएफ एक ही बना देंगे। आज का जो कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी मनोवृत्ति को हम परिवर्तन कैसे करें। अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, एटीट्यूड एक्चुअल में एक ही शब्द है, परिवर्तन करना है कैसे करें। तो ऑब्वियसली बात, नकारात्मक को सकारात्मक के साथ जोड़ परिवर्तन करना है। और अगर किसी की बहुत ही ज्यादा सकारात्मक है, जैसे मुझे तो मैं किसी को भी पता है कि नहीं पीएससी तो निकालना ही है, भैया पीएससी है,
पता चले उसे निकालने के चक्कर में तुम घर से निकल जाओ, तो उसके प्रति भी बताना पड़ेगा ना कि सच्चाई क्या है, बुराई क्या है, उसकी नेगेटिविटीज क्या है, उसकी कमियां क्या है, उसके गुण क्या है, उसके दोष क्या है। तो हर चीज को दो पहलू से जिसने सोच लिया, वो जो है वो मध्यम वर्गीय इंसान है, वो बुद्ध के मध्यम मार्ग पे चलता है, वो एक्चुअल में एक राइट विजन लेके चलता है। और जो चीज हमेशा चरम पे आ जाए, एक्सट्रीम पे आ जाए, उत्कृष्टता पे ये जाए, उन्हें कभी कभी नुकसान हो सकता है, क्योंकि सपने जब टूटते हैं तो फिर बहुत भेड़ा के दर्द होता है। पता चले तुम पीएससी से ना बने तो तुम्हें सत्ता और पावर के लिए तुम दूसरा रास्ता आजमा लो। तो समझना इसमें यही है कि नकारात्मकता की मनोवृत्ति को तो सकारात्मकता से मोड़ना ही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड अगर कोई लेके चल रहा है और जितना ज्यादा सकारात्मक है, मैं तो चांद और तारे भी तोड़ सकता हूं, तो उसे भी वास्तविकता बताना है कि नहीं भैया ये चीजें नहीं तोड़ी जाती, इनको रहने दो ऐसे। नकारात्मक का हम लाभ कहाँ लेंगे? जैसे नक्सलवादियों को पुनः मुख्य धारा में लाने के लिए, आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए, ठीक अवसादग्रस्त व्यक्ति जो हार चुका है इस दुनिया से सब कुछ, उसको पुनः पॉजिटिविटी के द्वारा इसमें लाने में। कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादिता से ग्रसित है, धार्मिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, तो उसे भैया दोबारा से, जैसे लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं है, लड़कियों की तो जो है किसी भी हालत में नहीं पढ़ाना, तो समझाएंगे उनको कि नहीं इस प्रकार की बातें हैं, और जो है इस प्रकार के एग्जाम्पल से सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, किरण बेदी, तो बताएंगे कि नहीं ऐसा भी होता है। तो समझ पा रहे हो आप, मनोवृत्ति को परिवर्तन करना एक बहुत ही बेहतरीन कला है, और जिसने इसको सीख लिया वो दुनिया में जो है लगभग सबको अपनी बातें समझा सकता है। वो ना सिर्फ एक्सट्रीम, मतलब वो बहुत सारी कठिन परिस्थितियों को भी सोल्व कर सकता है, और नॉर्मल परिस्थितियों में भी अपने आप को संयमित रख सकता है। तो देखते हैं कहानी क्या है। अभिव्यक्ति परिवर्तन या फिर मनोवृत्ति परिवर्तन या किसी के एटीट्यूड परिवर्तन की कहानी किस प्रकार से शुरू होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप एक निश्चित मनोवृत्ति को बना के बैठ चुके हैं, वो हो सकती है धार्मिक भी। धार्मिक में क्या कि सिर्फ मेरा धर्म अच्छा, मतलब धार्मिक असहिष्णुतावादी, दूसरे का धर्म बुरा। सामाजिक भी हो सकता है, मेरी समाज अच्छी है, मैं सवर्ण हूं, दूसरे जो है जाति प्रथा का है, छुआछूत चलती है। राजनीतिक भी हो चुकी है कि आप किसी एक पार्टी के अंध भक्त हो चुके हैं और दूसरी पार्टी को आपने पूर्ण रूप से इग्नोर कर दिया है, जबकि अच्छाई और बुराई का आपने संतुलन नहीं बनाया है। मतलब सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, पर्यावरणीय भी हो सकती है कि आपको तो बस सकारात्मक ही सकारात्मक पता है, आप अपशिष्टों की निगरानी नहीं करते हैं, आप वायु प्रदूषण पे निगरानी नहीं करते हैं, आप पॉजिटिव देखते हैं हमेशा, जबकि वास्तविकता इसमें यह भी है, तो आपको इनको भी सुधारना है। तो किसी की भी मनोवृत्ति उसके परिवेश के आधार पे, क्योंकि निर्माण हमने पिछली क्लास में ही पढ़ लिया था कि मनोवृत्ति का आपका निर्माण हो चुका है, और मनोवृत्ति निर्माण के अंतर्गत हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जिसमें नॉलेज की बात की गई थी कि नॉलेज के द्वारा मनोवृत्ति को ग्रहण कर लिया जाता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं के द्वारा किसी को पुरस्कार अगर दिया जाए तो उस पर सकारात्मक मनोवृत्ति बन जाती है। अवलोकन के द्वारा होता है, अधिगम के द्वारा होता है, सांस्कृतिक अनुबंधन के द्वारा होता है। तो आपने पढ़ लिया था, इसलिए आज का कॉन्सेप्ट ये है कि परिवर्तन कैसे करें, और परिवर्तन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोई नक्सलवादी है, कोई नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति है, तो परिवर्तन करना भी। तो कॉन्सेप्ट शुरू होता है इस प्रकार। तो पहला तो इसमें निकल के आता है जो आप फोटो में देख रहे हैं, बाध्यकारी संपर्क। दूसरा निकल के आता है आपका धारण या अनुनयन। तीसरा आपका निकल के आता है भूमिका निर्वाह, ठीक। चौथा आपका निकल के आता है इन्फॉर्मेशन या सूचना प्राप्ति। पांचवा आपका निकल के आता है समूह परिवर्तन, समूह में परिवर्तन हो जाना। और छठवां निकल के आता है आपका सांस्कृतिक परिवर्तन। तो ये इतनी सी बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताई गई है कि जब आपको कुछ भी ना आए तो आप इसे लिख ही दोगे, लेकिन ये अभी आधी बात है। जो भी बंदे इस लेक्चर को देखने के साथ अपने नोट्स नहीं बनाएंगे और हमारे द्वारा बोले गए एग्जाम्पल्स को नहीं लिखेंगे, खुद के ऊपर बीते गए एग्जाम्पल्स को नहीं लिखेंगे, वो नंबर प्राप्त नहीं करेंगे। नंबर आपको तभी मिलेंगे जब आप इसमें एग्जाम्पल जोड़ोगे। मतलब 80% इधर है, 20% गाड़ी उधर भी है। जो एक्चुअल में पीएससी की तैयारी कर रहा है वो तो ऐसे ही पढ़ेगा, जो कोचिंगों पे निर्भर है, जो किताबों पे ही निर्भर है, जो थोड़ा सा पीछे है वो छोड़ के जा चुका होगा। अब बात करते हैं कहानी की। तो जैसे बाध्यकारी संपर्क, 6 पॉइंट तो आपने याद कर ही लिए हैं। एक तो पहला बाध्यकारी संपर्क। बाध्यकारी संपर्क होता क्या है कि आप बाध्यता पूर्वक किसी को किसी के ऊपर सामंजस्य बना देते हो, तो फिर एक निश्चित समय बाद उनमें सकारात्मक नकारात्मक मनोवृत्ति का समावेश होने लगता है। बाध्यकारी संपर्क एक्चुअल में होता है कि जबरदस्ती आप किसी को किसी पर थोप देते हो, तो एक इच्छा के बाद में अपने आप उनमें सामंजस्य बनता चलता है। जैसे एग्जाम्पल्स इसके ये मिलते हैं कि अमेरिका में ऐसा चलता है कि गोरे और काले बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है। काले और गोरे कुछ होते नहीं हैं, लेकिन जो वहाँ पे नस्ल रंग भेद चलता है, इसलिए वो प्राथमिक क्लासों से ही, प्राइमरी स्कूल से ही काले बच्चों को और गोरे बच्चों को एक साथ बिठाते हैं। पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास।
तो 10वीं तक आते आते, 8वीं तक आते आते, 5वीं तक आते आते उनमें इतनी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है कि फिर वो इस रंग भेद को भूल जाते हैं। इसके घर में जाना, उसके साथ घूमना। और यही जब अलग कब होने लगता है कि अभी आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम वाले भारत में देखो, कॉन्वेंट वाले बच्चे देखो और हम सरस्वती शिशु मंदिर वाले बच्चे देखो। तो मैं बार बार नहीं कहता हूं कि इंग्लिश मीडियम वाले अपने ऊपर वो तो कर लेते हैं। तो मेरी मनोवृत्ति कैसी बनी हुई है उनके प्रति? समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, होशियार हैं। हिंदी मीडियम वालों के प्रति भोले हैं, नादान हैं, मासूम हैं, कमजोर हैं बेचारे। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना, एक असमानता हुई ना। क्यों? क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं। तो अगर हम भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते या दोनों बच्चों को साथ ही बिठाते, उन्हें भी हमारी क्लास में बिठा देते। आपने फिल्म देखी होगी, ऋतिक रोशन की कौन सी मूवी आई थी, सुपर 30। बच्चे किस लिए फेल हो गए थे? सिर्फ क्योंकि वो अमीर बच्चों के साथ मेंटेन ही नहीं कर पा रहे थे माहौल को, पेपर को। जब आप जबरदस्ती किसी को किसी के साथ रख दोगे तो एक निश्चित समय बाद उनमें इतना आपसी संबंध बन जाएगा। आप काउंसलिंग कराने जाते हो, जब भी किसी बच्चे की ये हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स वाली प्रक्रिया होती है तो पहले काउंसलिंग कराई जाती है और 4-4 साल तक डिवोर्स का वो चलता रहता है केस। क्यों? जबरदस्ती साथ रखो इनको, हो सकता है कुछ गुंजाइश निकल आए। तो अधिकतर केस ऐसे होते हैं जो डिवोर्स फाइल तो कर देते हैं लेकिन फिर वो पेशियों पे जाना बंद कर देते हैं और एक निश्चित समय बाद वो साथ ही रहने लगते हैं कि अब इतने साल झेला है तो और साल झेलो। तो आप समझे क्या हो, बाध्यकारी संपर्क मनोवृत्ति को परिवर्तन करने का एक सबसे बेहतरीन माध्यम है। होता क्या है, लिखोगे क्या? बाध्यकारी संपर्क अगर ये आए बड़े लेवल पे, क्योंकि क्वेश्चन ही सारे ऐसे हो चुके हैं सबब कि सारे क्वेश्चन आपसे वो कम से कम पेज में ही करवाने वाले हैं। 1-1.5 पेज की कहानी है सब में, 50 पेज 60 पेज, तो आप लिखोगे कैसे? मुझे तो इस बात का संपर्क टेंशन रहता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ज्यादा रहेगा तभी तो लिखोगे। बफर में जाओगे जब तो अच्छी चीज खाओगे, पता चले हाथ में ही एक चीज रख दी तो खाओगे क्या? तो समझे क्या, बाध्यकारी संपर्क मनोवृत्ति परिवर्तन का एक सबसे सार्थक माध्यम है जिसमें आपसी संबंध स्थापित करने के लिए, आपसी समन्वय को स्थापित करने के लिए बाध्यकारी रूप से एक दूसरे को संपर्क में स्थापित कर दिया जाता है। इसका उदाहरण क्या है? अमेरिका में प्राथमिक, शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका में ही प्राथमिक क्लासों में ही रंग भेद को मिटाने के लिए श्वेत एवं अश्वेत बच्चों को एक साथ बिठाया जाता है और एक निश्चित समय बाद ये ऑब्जर्व किया गया है, ये एनालिसिस किया गया है कि उनमें किसी प्रकार की रंगीय भेदभाव समाप्त हो जाता है। भारतीय न्यायालयों में तलाक या फिर आपसी विवादों के केस को लंबे समय तक चलना ये सकारात्मकता को दर्शाता है कि जब वो पति पत्नी एक साथ रहते हैं तो उनमें बहुत सारी गुंजाइशें पैदा हो जाती हैं जिससे वो पुनः अपना जीवन एक साथ चला सकते हैं। तो बाध्यकारी संपर्क आप समझ चुके हो। देखो, मेरा मैटर आपको समझाना है, शब्दों का खेलना आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके शब्दकोश कैसे हैं, आप किस प्रकार शब्दों से बाजीगरी को कर लेते हैं, वो आपके ऊपर मैटर करता है। पहली बार कोई देखे और इस बात को अगर समझ गया ना, जीत जाएगा। और अब तुम सोचोगे सर नोट्स, कागज पत्थर, ये वो, तो पीएससी की तैयारी कर रहे हो, साले कांस्टेबल की तैयारी होती है वो जो किताबों में जो नोट्स पर निर्भर होता है। सब चीज यहाँ पे कुछ लेके नहीं जाना है, लीड बस तू प्रश्न दे हम आंसर देते हैं। तो पहला निकल के आता है मनोवृत्ति या अभिवृत्ति परिवर्तन के कारण में सबसे मुख्य निकल के आता है बाध्यकारी संपर्क। ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर लेना जिससे एक दूसरे आपसी समन्वय के साथ बाध्यकारी रूप से कुछ समय के लिए साथ रहें तो उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका में काले गोरे बच्चों को एक साथ बिठाकर उन्हें सकारात्मक, उनमें आपसी संबंध को स्थापित करना। भारत में पति पत्नी के तलाक के मैटरों को लंबा खींचना जिससे वो एक साथ रहे और उनमें विवाद कम से कम। दूसरा इसके बाद निकल के आता है भूमिका निर्वाह। अच्छे उठाएंगे पहले, छापने वाले ने तो अलग अलग लिख दिए, तुम तो अच्छे उठाओ पहले। भूमिका निर्वाह तो होता क्या है कि भूमिका निर्वाह में जब कोई व्यक्ति किसी की भूमिका में आता है तो उसे एक्चुअल में समझ में आता है कि क्या है। वैसे क्या लगता है, अरे माउंटेन क्लेम होता है कि मतलब चढ़ना क्या होता है पर्वत पे, ऐसे हाथ फंसाओ चढ़ गए। तुम नीचे से देख रहे हो, जब सामने वाला तुम्हें से बोला चढ़ने का तो तुम चढ़ नहीं पाए, तो तुम फिर समझ में आई कि यार कितना कठिन है। ये इसका फायदा आपको मिलता है पीएससी में। पीएससी के प्रति समाज की मनोवृत्ति कैसी है? नॉर्मल है, तटस्थ है, नकारात्मक है, सकारात्मक है। जिनने तैयारी नहीं की है वो हमसे सीधा ठोक देते हैं। तैयारी में क्या 1.5 साल में पेपर निकल जाता है, 1 साल में 3 बार होती है, ऐसे निकल जाता है पेपर। ठीक है भैया, तुम करके देखो। जब वो करके देखता है तो 6 साल तक तो उसकी प्री नहीं निकलती, फिर वो इज्जत करेगा तुम्हारी, यार बंदे ने तो मेंस दे रखा है, बंदे ने तो इंटरव्यू दे रखा है। तो अब उसकी मनोवृत्ति अब परिवर्तित हुई। जो पीएससी को बिल्कुल सरल मान रहा था ना, अब उसे समझ में आया कि टफ है। भूमिका निर्वाह, इसमें होता क्या है, मतलब भूमिका निर्वाह मनोवृत्ति परिवर्तन का एक सबसे सफल और सार्थक माध्यम है। या भूमिका निर्वाह के अंतर्गत नकारात्मक मनोवृत्ति रखने वाले व्यक्तियों को उन व्यक्तियों की भूमिका निर्वाह का अवसर दिया जाता है, या फिर एक तरह से वो दिया जाता है काम, और वो फिर उनके अनुसार कुछ समय तक रहते हैं और फिर वो उस पर अपना परिणाम देते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि इसमें कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानी है।
तो समझा क्या जापान में क्या काम चलता है कि हर एक दिन, हर एक मतलब पूरे साल में डे निर्धारित कर रखा है जिसमें हर एक व्यक्ति को जो अच्छी पोस्ट पे है, जैसे मेयर जो कोई है, विधायक जो कोई है, सांसद जो है, पीए में जो है, जो जो पोस्ट पे है, जो एक्चुअल में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनको ये टास्क दिया जाता है कि आपको आपके पेट से, आपका जो पेट है इस पे आपको एक निश्चित भार, जो शिशु पैदा होता है तो उसका कितने पाउंड रहता है आप मुझे कमेंट करके बताना। 4 पाउंड के आसपास उसका वजन रहता है, 2-2.5 किलो के आसपास, जितना भी हो, मैं भूल रहा हूँ, जबकि मेंस में आया है ये क्वेश्चन, से पेपर 2 सेकंड में आया है, शिशु के पैदा होने के दौरान उसका वजन 4 पाउंड के आसपास रहता है। कि जब शिशु पैदा मतलब आपको 4 किलो भार, 4 किलो नहीं 4 पाउंड, आपको 4 पाउंड का भार आपके पेट से एक बैग के माध्यम से बांध दिया जाता है, 4 से 5 किलो का बांट आपके पेट से बांध दिया जाता है। आपको दिन भर इस बांट को अपने साथ लेके घूमना है, मतलब आपको वो फीलिंग लेना है जो किसी प्रेग्नेंट लेडी के मन में रहती है। आप कहीं भी जाओगे तो आप जब स्टेप्स चढ़ोगे, सीढ़ियाँ चढ़ोगे, तो आप इस बात का अनुभव करोगे कि आप भैया आड़े टेढ़े नहीं चढ़ सकते, वरना वो बेबी मतलब बच्चा वो बांट गिर जाएगा, वो आपका वजन आपको पेट में लगने लगेगा। उनको ये फीलिंग दी जाती है कि आप 5 किलो वजन को एक्स्ट्रा लेके चल रहे हो, 5 पाउंड को। अब आप पूरा दिन निकालो, आप ऑफिस जाओ, आप घर का काम करो, आप बस में जाओ, आप झूले पे जाओ, आप सीढ़ियों पे चढ़ो, आप मंदिर जाओ, आपको फिर ये एक्चुअल में अनुभव होगा कि उस महिला पे कितनी तकलीफ आती है, कितना वो परेशान आती है। जैसे बस में अगर कोई 5 किलो वजन लाद के बैठा है, दचके लग रहे हैं, बार बार मूवमेंट हो रहा है, तो हम नहीं समझते हैं उस गर्भवती महिला की फीलिंग को, क्योंकि हम नहीं है इसमें सक्षम। लेकिन जब आप 5 किलो वजन के साथ में रहोगे तो आपको महसूस होगा, तो आप अपने आप बोलोगे भैया मुझे बैठ जाने दो, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। तो मनोप्रति परिवर्तन में किसी की भूमिका निर्वाह। कोरोना में तुमने देखा, सब समझ गए कि एक्चुअल में घर में कितना काम होता है। इतनी देर से माइक ही नहीं लगाया था मैंने। तो कोरोना में सब लोग समझ चुके हैं कि एक्चुअल में तकलीफ कितनी होती है, मतलब घर पे महिलाएं कितना काम करती हैं। तो सामान्य तौर पे लोगों की मानसिकता क्या रहती है कि घर का काम ही तो है, करती क्या हो तुम घर पे, इतनी देर में रोटी बनाई, ये किया, कितने दिन भर सोती हो, ऑफिस में कितना काम रहता है। लेकिन जब वो कोरोना काल में घर पे रहा हस्बैंड या पति या कोई भी लड़का आदमी, तो उसे समझ में आया कि महिलाओं पे कितना काम है यार, इसकी फरमाइश, उसकी फरमाइश, इसके कपड़े, उसके कपड़े, सफाई, घर, रोटी, खाना, बर्तन, सम्मान बड़ा महिलाओं के प्रति। तो दूसरा निकल के आया भूमिका निर्वाह। तो पहला आपने क्या जाना, बाध्यकारी संपर्क, ऐसी परिस्थितियां निर्मित करना जिससे एक दूसरे के मध्य बाध्यकारी संपर्क बढ़े, और ये मनोवृत्ति परिवर्तन का एक माध्यम है। उदाहरण के रूप में अमेरिका में गोरे काले बच्चों को साथ पढ़ाना, जिससे वो सकारात्मक मनोवृत्ति, मतलब नस्ल भेद खत्म हो, रंग भेद खत्म। भूमिका निर्वाह, इसके अंतर्गत जिसके प्रति मनोवृत्ति में विच्छेद होता है, उस व्यक्ति की मनोवृत्ति निर्वाह करने की एक बाध्यता, मतलब जिसके संबंध में मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है या फिर जिसके संबंध में मनोवृत्ति परिवर्तन करना है, उसकी भूमिका निर्वाह करने की एक जिम्मेदारी दी जाती है। और निश्चित समय बाद ऐसा माना गया है, ऐसा देखा गया है कि मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। उदाहरण, भारत में कोरोना काल के बाद घर परिवारों में महिलाओं की मतलब महिलाएं काम नहीं करती हैं, ऐसी मनोवृत्ति का परिवर्तन हुआ और देखा गया कि घर की महिलाओं में भी बहुत काम, मतलब घर पे भी महिलाओं को बहुत काम है। मैं लाइन बाय लाइन शब्द नहीं बोल रहा हूँ, किताब की तरह टीप टीप के, इतनी मोटी मोटी लाइनें हैं इसमें, मैं आपको मीन बता रहा हूं। सुनोगे 2-3 बार तो समझ जाओगे, एक बार पढ़ दूंगा किताब से तो आप अच्छी लाइनें मिल जाएंगे। सूचना प्राप्ति, इन्फॉर्मेशन, ये तो बकवास बात है, नॉर्मल बात होती क्या है सूचना प्राप्ति? किसी भी घटना की, स्थिति की, विचार की जब हमें वास्तविक सूचना की प्राप्ति होती है तो उसके अनुसार भी हमारी मनोवृत्ति परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि आपने गांधी का सिद्धांत, गांधी कहते थे कि अमीर सारा सामान गरीबों को बांट दे, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। तो इसमें अमीरों को, मतलब गरीबों को क्या लगा कि गांधी कहते थे कि वो मन से दें, वो इच्छा से दें, तो गरीबों को लगा वो देंगे क्यों, उन्हें तो लूटा है हमसे, वो तो देंगे ही नहीं किसी भी हालत में, तो हमने गांधी के प्रति एक नेगेटिव मनोवृत्ति बना ली। लेकिन उसका रीजन गांधी ने ये दिया, जब इन्फॉर्मेशन मिली किताबों से, तो उसका रीजन क्या निकल के आया कि वो चाहते थे कि अगर आपको स्थायी बराबरी लाना है ना, तो आप अमीरों के मन को जीतो। वो अपने मन से अगर किसी को कोई चीज देंगे ना, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास ज्यादा लंबे समय तक रहेगी, अनिश्चित काल तक रहेगी। कार्ल मार्क्स ने बोला था लूट लो, तो लूटने में तो क्या हुआ, तुम लूट ले जाओ आज, लेकिन उनमें तो समझदारी है, उनमें कला है। वो 4 महीने बाद, 6 महीने बाद पुनः अपने आप को इतना विकसित कर लेंगे कि वो दोबारा से अमीर हो जाएंगे। तुम कब तक लूटोगे? एक परिस्थिति के बाद फिर कानून लाओगे तो फिर लूट नहीं पाओगे। तो ये हमें जब पता कब चला, जब हमने गांधी की किताब पढ़ी।
अंबेडकर के बारे में हमारा एक ही विजन था हमेशा से, अरे नहीं भैया वो तो जो है एक विशेष जाति के लिए काम करते थे और छुआछूत मिटाना था, नहीं, उन्होंने सिर्फ जो है वो दलितों का साथ दिया है और सवर्णों के साथ धोखा किया है और आरक्षण ले लिया। ये कब पता चला तुम्हें? जब तुमने बातें मोहल्लों में सुनी, ट्रेनों में सुनी, फालतू लोगों से जब तुमने बातें की, जब तुम्हें किसी ने बताया ही नहीं और तुमने अपने आप मनोवृत्ति विकसित कर ली। लेकिन जब तुमने वास्तव में अंबेडकर के बारे में पढ़ा तो तुमने ये जाना कि भैया वो महिला की समानता की बात करते थे, वो भारत का संविधान बनाने वाला एक महान विभूति है। उस बंदे के पास में सबसे ज्यादा डिग्रियां थी पूरे भारत में उस टाइम पे। उसने 2 लाख रुपए की नौकरी छोड़ दी थी, किस लिए? कि फाइल फेंक के दी जाती थी। उसने एक पूरे तबके को पानी पिलाने के लिए अपनी जान जो है वो जोखिम में डाल दी थी। तो ये बातें आप कब समझोगे? जब आप एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन गेन करोगे, जब आप उसके बारे में, उनके बारे में न्यूज, अखबार, टीवी, मीडिया, समाचार, सोशल, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। तो आप समझे क्या हो, किसी की मनोवृत्ति को नकारात्मकता से सकारात्मकता को जोड़ने में सूचना इन्फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे कि नक्सलवादी सामान्यतः ये मान के चलते हैं कि सरकार उनकी विरोधी है, लेकिन जैसे ही वो अनेक प्रकार की योजनाओं को पढ़ते हैं, अनेक प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देखते हैं, उनके बच्चों को जब वो पढ़ता हुआ देखते हैं तो वो समझते हैं कि नहीं, इन्फॉर्मेशन का बड़ा रोल है मनोवृत्ति। जैसे राम के प्रति मनोवृत्ति आपकी क्या है? नकारात्मकता, कि सीता को उन्होंने छोड़ दिया और सीता के साथ अग्नि परीक्षा ली गई। लेकिन हमें फिर याद क्या आता है कि नहीं भैया, परिस्थितियां ये थी कि हमें इस बात को बता देना था लोगों को कि मतलब समाज का एक भी वर्ग दुखी ना हो। ठीक, समाज का, मैं हर वर्ग को साथ में लेके चलने वाला हूं। एक राजा की भूमिका यह है कि वो अपने व्यक्तिगत लाभों को किनारे पर रखे। जब सार्वजनिक लाभ की बात आए, जब सामाजिक लाभ की बात आए, जब एक मिसाल पेश करने की बात आए, तो राजा जो है वो व्यक्तिगत ना सोचे, अंतर्मुखी ना हो, राजा भाईमुखी हो, और राजा अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को भी जो है वो अपने से अलग कर दे। किसी एक व्यक्ति का भी अगर संदेह है राजा पे, तो ये कब पता चली? जब रामायण पढ़ी। तो इन्फॉर्मेशन का रोल है। तीसरा इसके बाद आपका निकल के आता है समूह परिवर्तन। चौथा आता है सांस्कृतिक परिवर्तन। तो देखो, सांस्कृतिक परिवर्तन, समूह परिवर्तन, समूह तो छोड़ो, संस्कृति पकड़ो। संस्कृति ये निकल के आती है, संस्कृति में परिवर्तन होता है आपकी सामाजिक परिवेश से। नॉर्मल से निकल के आता है, किसी की संस्कृति में बलि को पॉजिटिव माना गया है। हत्या नहीं कह सकते, वो बलि है, एक्चुअल में वो समर्पण है। जैसे बकरीद पे बकरी की बलि दी जाती है। किसी की संस्कृति में इसको नकारात्मक माना गया है। जैसे जैन धर्म में अहिंसा का सिद्धांत मूल रूप से माना गया है। बहुत से धर्म ऐसे हैं जिनमें समन्वय माना गया है। जैसे हिंदू धर्म में ही देखा जाता है तो विशेष प्रकार के लोग बलि भी देते हैं, विशेष प्रकार के लोग बलि का विरोध भी करते हैं। संस्कृति अब मनोवृत्ति को परिवर्तन कैसे कर देती है? क्योंकि जब तुम झाबुआ के डीएम बनोगे, जब तुम अलीराजपुर के डीएम बनोगे, तो तुम्हें तो वहां पे दिखेगी बलि। इधर तुम पता चला मुरैना में चले गए हो तो वो गाय को अपनी माता मान के चल रहे हैं। भेड़ बेल किसी भी प्रकार का अगर तुमने हानि कर दी तो वो तुम्हें मार देंगे, तुम्हें काट देंगे। राजस्थान में बहुत केस होते हैं गाय को ले जाने वाले पे, मरने वाले में। तो संस्कृति जो है वो मनोवृत्ति परिवर्तन के कारण है। जैसे ही आप एक नई संस्कृति में प्रवेश करते हो तो आपकी उसके प्रति मनोवृत्ति परिवर्तित होने लगती है। ठीक उदाहरण क्या है कि आप जैन संस्कृति से जुड़े हुए हो, लेकिन जैसे ही आप एक डीएम बनते हो तो फिर आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाते हो, तो उनकी सांस्कृतिक कला, रीति रिवाज, परंपरा, त्योहार अलग हैं। ऐसे में जब आप उनके संपर्क में लगातार रहते हो तो आपकी संस्कृति परिवर्तित होने लगती है। आप जनजाति समुदाय में जाते हो तो फिर आपको झूम खेती भी हो सकता है अच्छी लगे, क्योंकि वो तो खाने की दिक्कत आ जाएगी दुनिया में, उनका तो मरने की स्थिति आ जाएगी अगर वो खेती ना करें। तो संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा, इनके माध्यम से आपकी मनोवृत्ति को परिवर्तन करने का प्रयास करती है। ठीक, ये संस्कृति भी आएगी। चौथा निकल के आता है समूह में परिवर्तन। समूह में परिवर्तन होता है क्या है कि आपको कोई भी समूह अगर आपको प्रोत्साहित करता है, आपकी बात सुनता है, या फिर किसी भी समूह में जाने के बाद आप उसके नियम कानूनों के अनुसार अपने आप को फॉलो करने लगते हैं। जैसे होता है क्या है कि व्हाट्सएप में आप एक ग्रुप में जुड़े हैं, तो जो महिलाएं हैं व्हाट्सएप में उन ग्रुपों में जुड़ी हैं, जैसे नारी सशक्तिकरण, महिला इंडिपेंडेंट, मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मुझे बनना है भारत का प्रधानमंत्री। ऐसी महिलाएं जो इस प्रकार के ग्रुपों में जुड़ी हैं, उनकी घर पे लड़ाई होती रहती है, सामंजस्य ही नहीं बन पाता है। वो क्या करती हैं कि किसी भी हालत में पुरुष के बराबर नहीं, पुरुष से ऊपर। लेकिन एक्चुअल में परिवार कैसे चलता है कि आप किस प्रकार का समन्वय बना लें आपस में, कि एक बात मैं तुम्हारी मान लेता हूं, दो बात तुम मेरी मान लो, एक तुम मेरी मान लो, एक मैं तुम्हारी मान लो। मेरे माता पिता हैं, तुम्हारे माता पिता हैं, तो लेकिन नहीं, मैंने क्यों, नारी सशक्तिकरण का जमाना है, 7 साल की केद इसमें है तो मैं, 4 साल की केद इसमें है तो मैं, 4 अधिनियम है मेरे पास में, कैसे होगा मैनेजमेंट? समूह, व्हाट्सएप समूह आपको दुर्भावना से ग्रसित करते हैं। सोशल मीडिया दुर्भावना फैलाने का अंतर्निहित माध्यम, अगर आपने नेगेटिव सेंस में ले लिया तो वो समूह ही है ना।
परिवार अगर आपका खराब है आपको भ्रष्टाचारी बना देगा। समाज दूसरा आपका समूह क्या, जैसे आप तो एक कट्टर समूह में ही जुड़ चुके हैं, जैसे सिमी है तो सिमी में आदमी को भड़का दिया जाता है। ठीक जैसे आप तालिबान है, तालिबान एक समूह है, उसने पूरी जनता को भड़का दिया अपने देश में, पूरे लोगों को अलग अलग भागों में ही बांट दिया। ठीक आप पार्टियां देखो, पार्टियों में दिक्कत आने लगती है, पार्टियों की एक निश्चित मानसिकता रहती है, संकीर्ण मानसिकता रहती है, तो वो अपने लोगों को दूसरे फॉर्म में लेके चले जाते हैं कि नहीं हम तो इसी आधार पर करेंगे। समूह परिवार भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, इससे बड़े में सोशल मीडिया भी हो सकते हैं, या किसी विशेष प्रकार का समूह भी हो सकता है। वो आपकी बात को प्रोत्साहित करता है, आप उसकी बात को प्रोत्साहित करते हो। जैसे अंधभक्ति की स्टाइल देख सकते हो आप, मतलब सरकारों में अंधभक्ति की स्टाइल पाई जाती है कि वो बिना किसी बात को समझते हुए और हर बात को पॉजिटिव वे में ही लेके चलते हैं कि नहीं इसका लाभ ये है, इसका लाभ ये है। विवेक भूल जाते हैं अपना समूह के साथ आके। तो मतलब मनोवृत्ति कैसी हो चुकी है, निश्चित हो चुकी है मनोवृत्ति, सकारात्मक ही है उनकी नकारात्मक हो ही नहीं रही है, नकारात्मक ही है उनकी सकारात्मक नहीं हो रही। जैसे नक्सलवादी एक समूह में जुड़े हुए हैं, वो बदलने का ही नाम नहीं ले रहे हैं। तो आप समझे क्या हो, एक होता है धारणा या अनुनय, तो ये एक बात करने का ऐसा तरीका है, अपनी बातों को प्रेजेंट करने का ऐसा तरीका है, अभिव्यक्ति का एक सकारात्मक माध्यम, एक सफल माध्यम है जिसमें किसी मनोवृत्ति को परिवर्तित किया जाता है। अब वो चाहे पोस्टर लगा के करे, चाहे न्यूज़पेपर में आके करे, चाहे वो चिन्ह के माध्यम से करे, जिस चाहे कबूतर छोड़ छोड़ के करे, आज़ादी कबूतर छोड़ो, सामने वाला कोई गुलाम है तो उसे लगेगा अरे यार, तो मतलब कैसे करे वो अलग मैटर है, लेकिन मनोवृत्ति परिवर्तन वो आपकी कर सकता है। तो आपने समझा क्या है, आधे घंटे का लेक्चर बना है इस छोटे से कॉन्सेप्ट पे, और कारण बस सिर्फ एक है कि जो भी बात लिखो ना उसके दिल में लग जाए। एक लाइन, सिर्फ एक लाइन अगर उसे अच्छी लगी ना, वो तुम्हें नंबर दे देगा। पूरे पेपर की बात कर रहा हूँ, कौन सी एक लाइन पे जो है वो रीझ जाए, वो किसी एक लाइन पे वो तुम्हें समझ जाए कि यार इसी को ढूंढने के लिए तो ये सारा प्रपंच किया गया था, प्री लिया मेंस लिया, बस इसी बंदे की सोच तो जो है वो समाज को आगे लेके जाएगी। यही बंदा तो जब प्रशासन को संभालेगा तो सारी चीजों को मैनेज कर देगा। ये किसी नेता का फोन नहीं है, ये किसी पैसे वाले बंदे की सोच नहीं है। तो आप बिल्कुल ये ना समझे कि आधे घंटे में एक बात, बातों की कीमत नहीं है, उस एक बात की कीमत है जिसके लिए हम ढूंढ रहे हैं। समझ पा रहे हो, आपकी वो एक बात में मतलब इतनी कीमत रहेगी कि वो जब भी किसी चीज से लगेगी ना उसको गोल्ड कर देगी। पढ़ने वाले को लग जाएगा कि यार मतलब पारस की तरह रहेगी वो, पढ़ने वाला प्रसन्न, पूरी कॉपी प्रसन्न, अरे यार यही तो बंदा चाहिए था। इसलिए समय के साथ पढ़ाई को बिल्कुल कंटेंट न करें। मैंने बार बार ये बोला है कि मैं कम पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जो भी पढ़ाऊंगा वो ये रहेगा याद रहे, समझ में आए, जीवन में किसी को भी बता सकूं, इंटरव्यू में बातें कर सकूं। मनोवृत्ति परिवर्तन पहले के वीडियो देख लेना भैया, नहीं तो उलट जाओगे। याद कैसे करोगे, क्या पढ़ रहे हैं, कहां से समझ आएगा तुम्हें। तो पहले इससे पहले देख ले मनोवृत्ति क्या है। फिर सेकंड चैप्टर आता है मनोवृत्ति परिवर्तन के कारण। तो मनोवृत्ति परिवर्तन के कारण क्या है, एक तो बाध्यकारी संपर्क, दूसरा निकल के आता है भूमिका निर्वाह, तीसरा निकल के आता है सूचना प्राप्ति, चौथा निकल के आता है संस्कृति के कार्य, संस्कृति कार्य, पांचवा निकल के आता है समूह परिवर्तन, और छठवां निकल के आता है धारणा या अनुनय, या फिर आपका इंग्लिश में भी कुछ होता है। अब इनको मैं सबसे शॉर्ट लाइनों में बता देता हूँ। एग्जाम्पल आप सबके समझ चुके हो। बाध्यकारी संपर्क में काले गोरे को जब साथ रखा गया तो वो अगले उनमें नस्लभेद की भावना समाप्त हुई। जब कुछ भी ना आए ना तो यही ठोक देना। बाध्यकारी संपर्क, इसके अंतर्गत बाध्यकारी रूप से किसी वर्ग समूह को या किसी विशेष व्यक्ति को साथ रखा जाता है और निश्चित समय बाद उनकी मनोवृत्तियां एक समान हो जाती हैं। उदाहरण के लिए काले गोरे व्यक्तियों को अमेरिका में साथ रखा जाता है और नस्लभेद खत्म होता है, रंगभेद। भूमिका निर्वाह, इसके अंतर्गत जिनके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति है, जिनके प्रति तटस्थ मनोवृत्ति होती है, उनकी भूमिका निर्वाह का टास्क दिया जाता है और कुछ समय बाद जब लोग उनकी परिस्थितियों को समझते हैं तो उनके प्रति उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। जैसे गर्भवती महिलाओं की स्थिति का अनुसरण कर मतलब अनुभव करने के लिए जापान में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को या लोक सेवकों को एक दिन बाहर के साथ रखा जाता है। सूचना प्राप्ति, सूचना प्राप्ति मनोवृत्ति परिवर्तन का एक सबसे सफल माध्यम है, जिसमें व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया, समाचार पत्र, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के कथन एवं अन्य माध्यमों से वास्तविक स्थिति को ग्रहण करता है। उसकी मनोवृत्ति, जैसे रामायण पढ़ोगे तो राम के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति हो जाएगी। वैसे तुम्हारे पास बहुत रीजन है राम को ना मानने के। संस्कृति एवं कार्य, व्यक्ति जिस संस्कृति में रहता है उसके अनुसार अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तित कर लेता है। जैसे जैन कलेक्टर होने के बावजूद भी मुस्लिम संस्कृति बहुल क्षेत्र में वह बलि को स्वीकार करने लगता है। समूह परिवर्तन, समूह मनोवृत्ति परिवर्तन करता है। जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, परिवार, समाज, इनमें जिन चीजों को सकारात्मक माना जाता है व्यक्ति उन्हें अपने आप ही करने लगता है। ठीक दूसरा कोई व्यक्ति जब इन समूह में प्रवेश करता है, जैसे शादी के बाद लड़की का इस घर में आना, तो वो हमारे समूह से अगर जुड़ती है तो उसके बहुत सारे परिवर्तन होंगे मनोवृत्ति में।
पूजा करने का तरीका, लोगों से बोलने का तरीका, अलग अलग प्रकार के तरीके। उसके बाद आता है धारणा या अनुनय। तो ये मनोवृत्ति परिवर्तन का एक सफल माध्यम है जिसमें किसी भी माध्यम से मनोवृत्ति को मोड़ा जाता है। ठीक, तो मैं आपको एक बार किताब की लैंग्वेज भी बता दूं जिससे आपको ऐसा ना लगे कि सारी बातें जो है वो ऊपर ही ऊपर की हैं। बाध्यकारी संपर्क। बाध्यकारी संपर्क का तात्पर्य है किसी व्यक्ति या समूह को ऐसे व्यक्ति या समूह के साथ रहने के लिए बाध्य करने से है जिसके प्रति उनकी मनोवृत्ति नकारात्मक हो। ऐसी स्थिति में मनोवृत्ति नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ती है। जैसे हिंदू एवं मुस्लिम छात्रों को एक साथ रखा जाए तो वे एक दूसरे को समझने का अवसर पाएंगे और बाध्यकारी संपर्क में धीरे धीरे मैत्री का भाव बढ़ जाएगा। ठीक, मेरे पास 4 किताबें रखी हैं यहाँ पे। सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट और सबसे नॉर्मल तो सबसे बेहतरीन मैंने तुम्हें समझा दिया है, लेकिन तुम हो मासूम, तुम्हें कोई ना कोई तो एक किताब चाहिए ना, तो तुम वो जो है क्या है, कोई भी एक किताब खरीद लेना। और मेरे पास बहुत सारी रखी हैं, मैं निर्माण की कह रहा हूँ, तुम्हें जो अच्छी लगे खरीद लेना, क्योंकि मेरे पास वो भी है, दृष्टि वगैरह की भी है। तो ये वीडियो जो है वो किसी का प्रचार या एड करने के लिए नहीं है भैया, हमारी पढ़ने की तैयारी वाला है ये। दूसरा इसके बाद निकल के आता है अपेक्षित भूमिका निर्वाह। यदि किसी वस्तु में कार्य विशेष के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति है और उसे वह कार्य करना पड़े तो धीरे धीरे कार्य करने पर उसकी मनोवृत्ति सकारात्मक होने लगे, मतलब बाध्यकारी संपर्क। यदि पुरुष महिलाओं की भूमिका निभा कर देखे तो उन्हें समझ में आएगा। सांस्कृतिक कारक, जैसे पहले संस्कृति थी, सती प्रथा को माना जाता था। मनोवृत्ति संस्कृति से भी व्यापक रूप से प्रभावित होती है। व्यक्ति व्यवहार में वही पद्धति अपनाता है जिसे उसकी संस्कृति स्वीकार करती है। विभिन्न संस्कृतियों के लोग समान विषयों पर विभिन्न मनोवृत्ति रखते हैं, परंतु समय के साथ संस्कृति में भी परिवर्तन होता है। इसी के साथ मनोवृत्ति में भी परिवर्तन आता है। जैसे सती प्रथा पहले स्वीकार थी, अब नकारात्मक। सूचना एवं संचार, मनोवृत्ति के परिवर्तन में लोगों को प्राप्त होने वाली सूचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। व्यक्ति को जैसी सूचनाएं प्राप्त होती है उसी प्रकार उसकी मनोवृत्ति बनने लगती है। जैसे परिवार नियोजन, लोगों का बच्चे को वरदान के स्वरूप में मानते हैं, लेकिन जब वो वास्तविक स्थिति का अनुभव करते हैं तो परिवार नियोजन के बारे में उन्हें जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार से कब कैसे बच्चे पैदा करना है, तो वो परिवार नियोजन को अपना देते हैं। नकारात्मक से सकारात्मकता की ओर आगे। इसके बाद आता है आपका समूह संदर्भ। मनोवृत्ति परिवर्तन के कारक में ही है हम लोग। संदर्भ समूह में परिवर्तन, तो आपका आता है समूह में परिवर्तन के कारण भी मनोवृत्ति में परिवर्तन होता है, क्योंकि स्वयं को हम जिस समूह के साथ आत्मीकृत करते हैं उसी समूह के अनुरूप हमारी मनोवृत्ति परिवर्तन होने लगती है। जैसे किसी सामान्य परिवार का विद्यार्थी सिविल सेवा में चयनित होने के बाद प्रशिक्षण हेतु जाए तो संदर्भ समूह में परिवर्तन हो जाने के कारण प्रशिक्षण पूरा करते करते उसकी मनोवृत्तियों में भी व्यापक परिवर्तन आने लगता है। तुम JNU में पढ़ोगे, तुम BHU में पढ़ोगे, तुम्हें अपने आप में तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। तुम नकारात्मक सकारात्मक दोनों सोचने लगोगे। और तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो तुम्हें सिर्फ एक ही एक चीज लिख रही है। तो इसके बाद अगर आपका आता है तो आता है आपका प्रबोधक संप्रेषण या फिर धारणा या अनुनय। तो प्रबोधक संप्रेषण हमारा क्या कहता है, ये विशेष प्रकार का संप्रेषण या अभिव्यक्ति है जिसे किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की मनोवृत्ति परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो समझे क्या, मनोवृत्ति परिवर्तन में प्रबोधक संप्रेषण ये विशेष प्रकार के व्यक्ति का एक तरीका होता है, एक माध्यम होता है जो किसी समूह की या व्यक्ति की मनोवृत्ति परिवर्तन में। अब प्रबोधक संप्रेषण क्या है, अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, पढ़ेंगे इसे हम अगले क्वेश्चंस में। लेकिन प्रबोधक संप्रेषण अपने आप में है, क्योंकि प्रबोधक संप्रेषण को कैसे करें, क्या ना करें, वो अलग बात है। तो ये क्वेश्चन हम समझ चुके हैं। छोटे बच्चों की तरह वो वाली फीलिंग मत लाना तुम लोग कि हमें पढ़ा बहुत दिया और हमें लाइनें नहीं मिल पाई। तुम ज़्यादा लिखो, तुम मेरी बातों को इंक्लूड करके, तुम्हारे पास जो भी नोट्स हैं उनको इंक्लूड करके तुम थोड़ा सा ज़्यादा लिखो। फायदा क्या होगा कि तुम्हें कम याद रह जाएगा। ये बातें गवारों की है, 5 नंबर में 5 लाइन लिखना है, लिखेंगे क्या, बोलेंगे क्या भैया? जब तक समझ में ही नहीं आएगा, लिखोगे क्या, बोलोगे क्या? अगर आटा उसना हुआ रखेगा तुम्हारे पास तो तुम उसकी छोटी वाली रोटी भी बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हो, दाल बाटी भी बना सकते हो। अब तुम आटे को ही नहीं जानते हो तो तुम मॉडिफाई कैसे करोगे? तो समझे क्या? दूसरा क्वेश्चन, मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता के कारक। अब होता है क्या है, कुछ बंदे निहायत ही गंवार होते हैं, वो एक बार किसी बात को ठान के बैठ चुके हैं तो बैठ ही चुके हैं, अब वो परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं। और कुछ बंदे होते हैं अस्थिर मानसिकता वाले, जो पल में तो शोला और पल में जो है वो पानी, मतलब बार बार मनोवृत्ति परिवर्तित होती है। तो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, पहले तुमने सीखा मनोवृत्ति क्या है, फिर तुमने सीखा मनोवृत्ति की विशेषता क्या है, फिर तुमने सीखा मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है,
फिर तुमने सीखा कि मनोवृत्ति को परिवर्तन कैसे करते हैं, फिर तुम सीखने वाले हो कि मनोवृत्ति परिवर्तन ही नहीं हो रही है। हम तो बहुत कोशिश करते हैं कि मनोवृत्ति परिवर्तन हो जाए, जैसे कोई समझदार सी, तो कहते हम कि जैसे कोई हमारी एक प्यारी सी बहन है, सिस्टर है, और वो किसी गवार मतलब कोई भी मतलब और किसी भी गवार बंदे को जो वो है जब जबरदस्ती अपने दिमाग में ले बैठी है। बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ो लो, पढ़ने में सब कुछ है, बहुत कोशिश करते हैं घर वाले कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ मेरे साथ ये दुर्घटना नहीं है, किसी के भी बारे में सोच रहे हैं हम। एक सिंपल एक मान ले कोई ऐसा, चलो इसको छोड़ो, क्या देखें, बहुत सारे रीजन है। तुम एक निश्चित मनोवृत्ति को धारण करके मुझसे तो निकलेगा ही नहीं पीएस, ठीक है भैया, ये भी एग्जाम्पल नहीं है इसका। मतलब एक मनोवृत्ति नक्सलवादी कोई मान के चलते हैं, हमें नक्सलवादी की मनोवृत्ति को करना है परिवर्तन, उसकी नहीं हो पाएगी तुमसे। नक्सलवादी तो फिर भी समर्पण कर देते हैं, वो भी बच गए बेचारे। आतंकवादी तो समर्पण करना ही नहीं है, वो तो गोली खा जाएगा, वो तो मर जाएगा। तो अब तुम सोचो कि धारणा अनुनय में तुमने तो बहुत पढ़ा था कि कुछ ऐसा कर दो कि जिससे उसकी सकारात्मक हो जाए है। तो अब ये ऐसे रीजंस निकल के आने वाले हैं तुम्हारे सामने कि लगातार प्रयास के बावजूद भी तुम किसी की मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं कर पा रहे हो। बेहतरीन से रीजन निकल के आएंगे, सुनने में बहुत मजा आएगा तुम्हें, बहुत प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हैं इसके भी। तो क्वेश्चन तुम ये समझ चुके हो, मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता के कारण। इन्हीं मनोवृत्ति में से तुम्हारा एक क्वेश्चन बन जाएगा, 100% है, 1000% है। उसके बाद में थोड़ा सा आपका क्या बोला था हमने, ये एक और रूढ़िवादिता वगैरह और 2-3 मतलब इसके हो सकता है एक लेक्चर की ओर बने। मैं समझ ज्यादा रहा हूं तो हो सकता है थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है 2 और बने इसके, लेकिन बात समझाने की तो है यार। कैसे क्वेश्चन ये आता है, मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता के कारण। तो लाख समझाने की कोशिश की लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं हम किसी बंदे को। तो अब तुम कोशिश करना कि तुम किसी को समझा नहीं पा रहे हो तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्योंकि तुम तो बहुत ही समझदार हो, तुम समझा सकते थे किस बात सबको, लेकिन फिर भी क्या मतलब स्थिति है कि समझा ही नहीं पा रहे। जैसे मुझे ही मानो तो मेरे साथ इतने बच्चे जुड़े हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है मैंने उनकी मनोवृत्ति परिवर्तित की है, मैंने उन्हें सकारात्मकता की ओर मोड़ा है। कोचिंगों के बारे में मैंने उन्हें एक सही गलत में एक विशेष चीज बताई है कि ये इस प्रकार गलत है, इस प्रकार सही। किताब पढ़ने का एक मैं सिखाया, लेकिन फिर भी मेरे साथ पूरे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तैयारी वाले। मैं उनकी मनोवृत्ति परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो सब मुझे देखो, तुम तो किसी को मत देखो। मतलब चल रहा है इसे सीखने के लिए कि नहीं बस जो है वो यही है, नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या क्या हो सकता है देखते हैं। तुम लोग भी अपने दोस्त को समझ कर देख सकते हो कि इस दोस्त को साले में बदल क्यों नहीं पा रहा। पहला तो एक निकल के आता है मनोवृत्ति टीका, दूसरा निकल के आता है पूर्व चेतावनी, तीसरा निकल के आता है प्रतिक्रिया या प्रतिघात, चौथा निकल के आता है चयनात्मक उपेक्षा, पांचवा निकल के आता है मनोवृत्ति का ध्रुवीकरण, छठवा निकल के आता है पक्षपातपूर्ण ग्रहण, पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण, पक्षपातपूर्ण ग्रहण। ठीक, ये बातें हैं। लेक्चर के लास्ट में सब याद होगा, टेंशन बिल्कुल ना ले, एंजॉय के साथ ले, आनंद ले बस लेक्चर का। पहला आता है मनोवृत्ति टीका, लेकिन टीका को तुम छोड़ो, तुम पहले देखो पूर्व चेतावनी। तो पूर्व चेतावनी भी बकवास है, मतलब सब सड़ी है सब चीजें, लेकिन कैसे उठाएं। पूर्व चेतावनी में होता क्या है, किसी की भी जब मनोवृत्ति परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है तो उसे उस संबंध में पूर्व चेतावनी या पूर्व बातों से अवगत करा दिया जाता है, जिससे वह जागरूक हो जाता है और उन बातों को नोटिस करने लगता है कि ये इस बात पे मेरी मनोवृत्ति परिवर्तित करेंगे, तो वो दृढ़ हो जाता है और उसकी मनोवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। जैसे अपन यही माने कि ये आतंकवादी वाला मैटर निकल के आता है कि उन्हें बिठा के बंदूक भी सामने रख दी जाती है, गोली मार देंगे अगर अब तुमने किसी भी प्रकार से किसी को मारा तो मानेगा ही नहीं, फिर भी बंदूक उड़ाने की कोशिश करेगा। तो उन्हें पहले ही तरह सिखा दिया जाता है कि देखो हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारे धर्म पे अत्याचार हुआ है, हमने जो है वो उन्हें जीतना है, ये हमारी भूमि, ऐसा उन्हें पहले ही इतना कर दिया जाता है। और ये भी बता दिया जाता है कि तुम पकड़ाओगे ना तो तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा, तुमसे बहुत पूछने की कोशिश करेंगे, पुचकारने की कोशिश करेंगे, तो तुम्हें बताना नहीं है, तुम्हें ऐसा, उन्हें पहले ही पता रहता है कि मारने से ज्यादा तो तुम कुछ करोगे ही नहीं। और हमारी नकारात्मकता को तुम सकारात्मकता में बदल ही नहीं सकते हो, क्योंकि पहले ही बता दिया गया है। किसी को पहले ही पता चल जाए कि पीएससी तो नहीं निकलेगी, निकलेगी ही नहीं, हिल गए तुम लोग। पहले ही कोई बोल दे निकलेगी ही नहीं, अब तुम पढ़ रहे हो, तुम्हें हमेशा वो कठिन ही लगेगी, तुम्हें हमेशा नकारात्मकता ही आएगी कि वो निकलती ही नहीं। तुम्हें पहले ही पता चल जाए मैं तो निकलेगी, तुम फिर भी नहीं पढ़ोगे,
तुम फिर भी ये लगेगा अब तो पैसे ही दे के लेना है, तो पढ़ना क्या है। तो किसी को पहले ही अगर किसी का परिणाम बता दें, रिजल्ट बता दें ना, तो फिर उसकी मनोवृत्ति दृढ़ हो जाती है सीमेंट की तरह। फिर तुम उसे ना बदल सकते हो ना परिवर्तित कर सकते हो। तो पूर्व चेतावनी मनोवृत्ति परावर्तन में असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को उसके संबंध में पहले ही सूचनाएं दे दी जाती हैं। तो फिर जिस समय उसकी मनोवृत्ति परिवर्तन की बात की जाती है ना, उसी समय पर क्या है, थोड़ा सा मुस्कुरा देता है कि देखो यहाँ से इसने मुझे परिवर्तन। किताब से मैं देख के बता दूंगा कि इसमें एक्चुअल लाइन क्या लिखी है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को यह पहले ही महसूस हो जाए कि उसकी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह सावधान एवं मानसिक रूप से तैयार होता है। उसे प्रभावित नहीं होना, मतलब उसे प्रभावित नहीं होना, और इस स्थिति में उसको अपनी स्मृति में ऐसे तथ्यों को संग्रहित करने का समय मिल जाता है जो मनोवृत्ति परिवर्तन के कारकों को गलत साबित कर सके। पूर्व चेतावनी की स्थिति में मनोवृत्ति परिवर्तन काफी कम होता है, काफी कठिन होता है, नहीं हो पाता। जैसे मैंने तो पहले ही बता दिया है कि कोचिंगों पे तो लगभग ठगा जाता है। 1.5 लाख 2 लाख की कोचिंग पे तो जाना ही नहीं है, ठगना ही है। तुम्हारे दिमाग में, दिल में ये बात गहन कर चुकी है। अब मैं ये कितना ही बोलूं कि यार कोचिंगें अच्छा भी पढ़ाती हैं, 1 लाख रुपए लेने की हिम्मत किसी में नहीं है, 25 साल का अनुभव है उसके पास में, तो भी तुम्हें लग रहा है नहीं कोचिंग तो पैसा लेती है। कट्टरता वाली मानसिकता हमेशा नुकसान पहुंचाएगी। मैं तो खुद पढ़ा हूं ना पैसे दे के 1 लाख रुपए, तो मतलब क्या नकारात्मक ही है कोचिंग कि सर आपने तो ले लिया, आपने हमें नहीं जाने दिया। मैं दोनों पहलू आपको बता रहा हूं। आप कोचिंग जाओ, ऐसे बंदे पे जाओ जो कम पैसा ले, कम भीड़ में आपको पढ़ाए। ऐसे बंदों पे अगर जाओगे तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि कैसे आप 400 बंदों में अपने आप को भाई स्थापित करते हो, कैसे आप सर से इतना जुड़ जाओ कि सर सोचे आप निकलो। आया समझ में? सबके बेनिफिट्स हैं, सबके लाभ हैं, सबके नुकसान भी हैं। सिगरेट के प्रति नकारात्मक है, इसमें कोई पॉजिटिव नहीं निकलेगी। पूर्व चेतावनी के अंतर्गत होता है क्या, किसी व्यक्ति को जो पहले से बता दिया जाता है, उसके संबंध में चेतावनी दे दी जाती है, तो उसकी मानसिकता में तीव्रता आ जाती है, चरमोत्कर्ष आ जाती है, चरम सीमा आ जाती है, और फिर उसे परिवर्तन करना आसान नहीं होता है। उदाहरण के रूप में नक्सलवादी एवं आतंकवादियों की मानसिकता पहले से ही उन्हें सिखाया जाता है या समझाया जाता है कि आपकी मनोवृत्ति के साथ यहाँ परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा, तो वो दृढ़ निश्चयी होते हैं। तो तुम ये बिल्कुल मत समझ रहा है कितना बड़ा क्वेश्चन पूरा आएगा। वो एक बात भी पूछ सकता है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में पूर्व चेतावनी किस प्रकार से एक बाधक के रूप में कार्य करती है। पूरी बात लिख देना। ये बिल्कुल मत सोचना ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये क्वेश्चंस नहीं है भैया, कॉन्सेप्ट है ये, इसको तुम्हें घुमाना आना चाहिए। ठीक, जैसे दूसरा आपका निकल के आता है चयनात्मक उपेक्षा। चयनात्मक उपेक्षा में होता क्या है, व्यक्ति उन्हीं बातों को ग्रहण करता है जो उसकी मनोवृत्ति के अनुसार होती हैं। वो उन बातों को ग्रहण ही नहीं करता है जो उसे दिक्कत देती हैं। पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण करना, एक तो ये होता है पक्षपातपूर्ण बात लग लेना, और एक होता है चयनात्मक उपेक्षा। ठीक, मनोवृत्ति का ध्रुवीकरण, पूर्व चेतावनी, चयनात्मक उपेक्षा के अंतर्गत पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण और चयनात्मक उपेक्षा में एक बारीक सा अंतर है। मैं भूल तो नहीं रहा हूं क्या निकल के आता है। पक्षपातपूर्ण सूचना तो ये होती है कि व्यक्ति उन्हीं बातों को ग्रहण करता है जिसमें उसके अनुसार मनोवृत्ति होती है, और वह उन बातों को इग्नोर कर देता है। तो देखो पक्षपातपूर्ण सूचना देखो, तो पक्षपातपूर्ण में क्या होता है, एक शराब का गिलास भर के रखा है, एक शराब पीने वाला बंदा है, शराब के गिलास में तुमने कीड़ा डाल दिया, कीड़ा मर जाएगा उसमें। अब जो शराब प्रिय लोग हैं वो इसका आंसर क्या देंगे, वो इसका आंसर ये देंगे कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। समझाने वाला क्या चाहता था कि शराब में कीड़े मर जाते हैं, तो सोचो तुम अगर इसे पियोगे तो तुम तो मरोगी। शराब तो जीवन को ले लेती है किसी भी चीज का, तो तुम्हारे जीवन को भी ले लेगी। पर उसने क्या लिया, पक्षपात। उसने क्या किया, शराब पीने से तो पेट के कीड़े मरते हैं, ये तो फायदे करने वाली टॉनिक है। पक्षपात मतलब अपने अनुसार ही पक्षपात कर लिया है। दहेज लेने और दहेज देने वाली बात, जितने भी लड़के हैं दहेज हमारा अधिकार है, जितनी भी लड़कियां हैं दहेज गलत चीज है। जितने भी आपके, अब यही बात जब अपनी बहन पे लागू होती है तो वो लड़का भी कहने लगता है अरे भैया दहेज तो देना पड़ेगा। यही बात जब अपने भाई पे लागू होती है तो वही बहन क्या कह देती है, हमारे भैया की तो जॉब थी पुलिस में, उसको तो कुछ भी नहीं दिया। जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम्हारे पक्षपात होने लगते हैं मनोवृत्ति के प्रति। तो मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता,
वैसे तो तुम्हारी मनोवृत्ति नकारात्मक ही है, वैसे तो दहेज क्या है गलत, सबको पता है दहेज नहीं लेना चाहिए, ये है वो है। तुम्हारे भाई की लेने वाली बारी आई, भैया को तो ये मिलना चाहिए था। तुम्हारी देने वाली बारी आई, दहेज ले रहे हो हमसे। पक्षपातपूर्ण ग्रहण वाला मैटर है ये। अपने अनुसार अपनी सकारात्मकता को ग्रहण कर लेना, जो एक्चुअल मीन है उसको भूल जाना, और ये मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता के कारण दहेज के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति है, लेकिन व्यक्ति इसे पक्षपात रूप से ग्रहण करता है। जब लेने वाली बात आती है तो वो सकारात्मकता रखता है, जब देने वाली बात आती है तो नकारात्मकता रखता है। असफलता क्या है मनोवृत्ति, एक निश्चित होना चाहिए था ना, हमेशा तुम्हें तो सकारात्मक होना चाहिए था। तो इसको पढ़ के मैं बता दूंगा आपको होता क्या है। पूर्व चेतावनी आप समझ ही चुके हो कि सावधान, मतलब यदि किसी व्यक्ति को ये पहले ही महसूस करा दिया जाए कि उसकी मनोवृत्ति को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, तो वह सावधान एवं मानसिक रूप से तैयार हो जाता है, मनोवृत्ति को दृढ़ कर लेता है। ठीक उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं आपकी पक्षपातपूर्ण ग्रहण की। विपरीत प्रतीत होने, तो ये पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण का अर्थ है स्वयं की मनोवृत्ति के विपरीत प्रतीत होने वाली सूचनाओं को संदेह की दृष्टि से देखना और अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तन ना करना, तो वो फिर अपने अनुसार करता है। तीसरा इसके बाद में आपका निकल के आता है चयनात्मक उपेक्षा। चयनात्मक उपेक्षा में क्या होता है कि व्यक्ति उन बातों को माइंड ही नहीं करता, वो अपने अपने काम की मतलब उपेक्षा करने लगता है व्यवहार की। जैसे आपसे कोई व्यक्ति अगर रामायण का विरोध करता है और आप राम के भक्त हो, तो आप फिर उसे मूर्ख मान के उनको समझाना भूल जाओगे। जैसे और क्या मतलब चयनात्मक उपेक्षा में होता है, आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि आप उसे समझाओ ना, आप उसे तर्क दो ना, लेकिन आप उसकी उपेक्षा कर देते हो। चल ठीक है, कौन समझाए इस गवार को। उपेक्षा माने इग्नोर कर देना। तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे आरक्षण के खिलाफ आधे लोगों की मनोवृत्ति नकारात्मक है और आधों की सकारात्मक है। कुछ विशेष समूह ऐसा है जो इस पे मतलब अब सकारात्मक वाले बहुत समझाने की कोशिश करते हैं कि आरक्षण क्यों होना चाहिए, तो नकारात्मक वाले सुनने को ही तैयार नहीं है। अगर तुम उनकी बात सुनोगे तो हो सकता है तुम भी कल से कहने लगो कि नहीं यार आरक्षण तो होना चाहिए, लेकिन वो क्या कर देते हैं, चयन ही नहीं कर रहे हैं इस विषय का बात करने के लिए। जैसे धार्मिक वाली बात आती है तो धर्म समुदाय आपस में बैठने की बात, हमें बात ही नहीं करना उस बारे में, तो फिर तुम समझोगे कैसे कि धार्मिक सहिष्णुता आए, धर्मनिरपेक्षता को फिर तुम कैसे समझोगे। तो ये चयन करने में उपेक्षा करना, सुनना ही नहीं है। तो क्या समझा तुमने इसमें, एक तो हुआ आपका पूर्व चेतावनी में सावधान, मतलब किसी विषय के बारे में जानकारी देकर उसे सावधान मतलब किसी भी विषय के परिणाम को अवगत कराकर उसे मानसिक रूप से तैयार कर दिया जाता है कि आपकी मनोवृत्ति को परिवर्तन करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा इसके बाद निकल के आता है, हमने जो पढ़ा है पक्षपातपूर्ण ग्रहण, तो उसमें भी यही है कि पक्षपातपूर्ण ग्रहण के अंतर्गत भी ये बता दिया जाता है, पक्षपातपूर्ण सूचना ग्रहण के अंतर्गत स्वयं की मनोवृत्ति विपरीत प्रतीत होने वाली सूचनाओं को संदेह की दृष्टि से देखता है और ग्रहण नहीं करता है। शराब का उदाहरण। तीसरा निकल के आता है चयनात्मक उपेक्षा। यदि कोई मनोवृत्ति बहुत महत्वपूर्ण है और व्यक्ति को उसके माध्यम से पहचान मिलती है, लेकिन उसे विभिन्न माध्यमों द्वारा बदलने का प्रयास किया जाता है, वह अपनी मनोवृत्ति को बचाए रखने के लिए उन तर्कों तथा तथ्यों की उपेक्षा करने लगता है। चौथा आता है मनोवृत्ति ध्रुवीकरण। इसमें क्या होता है, अधिकतर लोगों की मनोवृत्ति समान होती है, वो अपनी मनोवृत्ति को परिवर्तन करना, मतलब भेड़ चाल की स्थिति, मतलब अंधभक्ति की स्थिति, मतलब एक तरह से बिल्कुल लकीर के फकीर की स्थिति। सबकी मनोवृत्ति एक सी है, उसने ऐसा बोला था तो मैंने भी ऐसा कर लिया। ज्यादा समूह की मनोवृत्ति वो है तो तुम्हारी भी वो बन गई। तो मनोवृत्ति ध्रुवीकरण क्या होता है कि आप एक निश्चित मनोवृत्ति के आसपास घूमते हो और अधिक वर्ग समूह की मनोवृत्ति में आप अपने आप को समाहित कर लेते हो और परिवर्तन नहीं करते हो, जैसे चुनावों में बहुमत प्राप्त कर लेना। इस प्रकार का एटमोस्फेयर तैयार कर दिया जाता है। घर परिवार वाले सोचते ही नहीं है, पापा जिस जगह वोट देंगे उस जगह सारे बंदे वोट देंगे, पास में पड़ोस में नेताजी जिस जगह कह देंगे उस जगह सारे वोट दे देंगे। तो वैसे तो तुम्हें मनोवृत्ति परिवर्तन करना था कि जो अच्छा काम करे उसे वोट देंगे, लेकिन तुम्हारी मनोवृत्ति परिवर्तन ही नहीं हो पाई। ध्रुवीकरण। इसके बाद क्या आता है आपका प्रतिक्रिया या प्रतिघात। प्रतिक्रिया क्या होती है भैया, कि जब आप जबरदस्ती किसी की मनोवृत्ति परिवर्तन करने का प्रयास करते हो तो सामने वाला व्यक्ति दृढ़ हो जाता है, फिर वो अपनी मनोवृत्ति परिवर्तन करता ही नहीं है। जैसे कि शादी की बात आती है,
कोई भी लड़की अपने पिता से ये कहती है कि मैं शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, फिर पिता का ये दृढ़ निश्चय हो जाता है कि अब तो तेरी शादी भिखारी से कर दी जाएगी, अब तो तेरी शादी चोर से करवा दूंगा मैं, लेकिन मैं इससे नहीं करवाऊंगा। घाटे में चली गई। तो आप समझे क्या, मतलब प्रतिक्रिया की स्थिति। कोई कपड़े की दुकान पे तुम गए, कपड़े वाले ने बोला सर ये शर्ट बहुत अच्छी है, ये तो आप सर बहुत ही खुल रही है आपको। आप बोल दो कि साले तेरे हिसाब से कपड़े पहनूंगा मैं, ये वाली तो चाहिए ही नहीं मुझे, भले मैं साला पोंछे का कपड़ा लेके चले जाऊं तेरे पास। तो समझे क्या, मतलब मनोवृत्ति में प्रतिक्रिया जब होने लगती है ना, तो फिर आप सामने वाले की मनोवृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाओगे। मतलब ये भी मनोवृत्ति परिवर्तन में असफलता का कारण है। सबसे पहला और सबसे मुख्य बात निकल के आती है मनोवृत्ति टीका। तो मनोवृत्ति टीका क्या होता है भैया, जो विचार व्यक्ति की मनोवृत्ति को बदल सकते हैं, वही विचार यदि बहुत सीमित प्रभाव के साथ पहले ही उसे बता दिए जाए और उन विचारों के विपक्ष में भी तर्क भी बता दिया जाए, तो ये विचार टीके या मनोवृत्ति टीका की तरह कार्य करता है और मनोवृत्ति परिवर्तन में एक बाधक के रूप में कार्य करने लगता है। तो पहले ही उन विचारों से अवगत करा देना जो उसकी मनोवृत्ति परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, और उनके संबंध में कुछ तर्क भी बता देना, जैसे कि वो तुझसे बोलेंगे, मतलब होता है ना कि पहले ही बता, जैसे मैं तुम्हें मनोवृत्ति टीका ही तो दिया है मैंने तुम्हें तोड़ी दी है कि पूर्व चेतावनी, मतलब एक तरह से कोचिंग के बारे में मैंने तो वही तो बताया है, फीस ज़्यादा लेते हैं, साथ में लेके जाया करो, फिर फीस कम कर ले तो आ जाया करो। तो मनोवृत्ति टीका मतलब विषय से अवगत करा देना और उन विशेष पहलुओं को भी बता देना जो आपके तर्क को परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको इन्हीं लाइनों को छोटे छोटे रूप में बता देता हूँ। अब 2 क्वेश्चन हमने किए हैं, और क्वेश्चन नहीं है भैया, ये कॉन्सेप्ट है। इन्हें सीख गए तो तुम जीवन भर काम कर जाओगे, नहीं सीखे तो तुम देखो आज भी वही हो, आज भी स्थिति यही है। तो मैं चलो जल्दी जल्दी तुम्हें इनके वो बता देता हूँ एक्चुअल में।